अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे बाजार का एक पूरा जायजा, मार्केट का अपडेट। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कल के लिए रणनीति भी आपको सुझाएंगे और देंगे आपको अगले 10 से 15 दिनों के लिए ट्रेडिंग टिप्स, और इसी के साथ ही साथ देंगे आपके सवालों का जवाब भी। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक अपडेट ले लेते हैं। बाजारों के ग्लोबल संकेत अच्छे थे। तेजी पर खुलने के बाद बाजार शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन आखिरकार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। अच्छी बात यह है कि अगस्त वायदा सीरीज में निफ्टी की एक्सपायरी 9900 के अहम स्तर के ऊपर हुई। आज बाजार में कैसा कारोबार हुआ और किन शेयरों ने बाजार को संभालने का काम किया, आइए जानते हैं। बाजार फिर से 10,000 के शिखर की ओर बढ़ने लगा है। आज निफ्टी की शुरुआत 9,900 के ऊपर हुई थी, लेकिन खुलते ही बाजार इसके नीचे आ गया। एक वक्त तो निफ्टी 9,850 के करीब चला गया, लेकिन 12 बजे के पास रिकवरी शुरू हुई और बंद होते होते ये फिर से 9,900 के पार चला गया। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 100 अंकों की तेजी रही। दिग्गज एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बाजार में बड़ी गिरावट की कोई वजह नहीं है, इसीलिए हर करेक्शन पर पैसे लगाने चाहिए। ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी काफी हद तक इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर है, और मार्केट में करेक्शन के साथ में वो कंपनीज के अंदर कोई भी फॉल आता है तो दैट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट। निफ्टी को सबसे ज्यादा सहारा देने का काम किया विप्रो, मारुति, टाटा पावर और रिलायंस ने। इन सभी शेयरों में 2% की तेजी दिखी। वहीं बॉश, भारती इन्फ्राटेल, कोल इंडिया, इन्फोसिस ने बाजार के लिए स्पीड ब्रेक का काम किया। इन दिग्गज शेयरों में 1 से 2.5% की कमजोरी दिखी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा बाजार में शेयरों पर फोकस करना चाहिए और अच्छे शेयरों में गिरावट का फायदा जरूर उठाना चाहिए। एक तरफ ऑटोमोबाइल क्षेत्र से ग्रोथ की इंडिकेशन मिल रहे हैं, दूसरी तरफ सीमेंट क्षेत्र से ग्रोथ की इंडिकेशन मिल रहे हैं, तीसरी तरफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्षेत्र की तरफ से मिल रहे हैं इंडिकेशंस। यानी एग्रीकल्चर सेगमेंट में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है वहां से भी ग्रोथ के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज़्यादा मार्केट टाइमिंग का कॉल लेना मुश्किल हो जाता है, एंड वो हमारे लिए ठीक से करना भी मुश्किल हो जाता है। सो टू दैट एक्सटेंट वी अवॉइड टेकिंग एनी कैश कॉल्स। जहाँ तक हो सके हम कुछ हमारे आउटर पैरामीटर्स रखते हैं जहाँ तक हम कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ बाइंग दोज आइडियाज विच वी आर कंफर्टेबल विद, और जब तक वो विद इन दोज कंफर्टेबल लिमिट्स रहते हैं वी आर हैप्पी टू बाय देम ऑन एनी पर्टिकुलर डे irrespective of what is the surrounding noise in the market. अगर सीरीज की बात करें तो सेंसेक्स में 2.5%, वहीं निफ्टी में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों ने शानदार रफ्तार दिखाई है। बाजार के लिए फिलहाल नेगेटिव खबरें तो नहीं है, लिहाजा उम्मीद यही है कि सितंबर सीरीज में भी आपको कमाई के मौके मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, ये था मार्केट का अपडेट, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईएस का भी आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। आज एक्सपायरी के दिन दोनों ही निवेशकों की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। एफआईआई के आंकड़ों की बात करें तो आज करीब 77 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है, और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार करीब 509 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से भी देखने को मिली है। एफआईआई की तरफ से जो लगातार हम बिकवाली देख रहे थे, लेकिन एक्सपायरी के आखिरी दिन आज यहां पर खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई है। नोटबंदी ने इकोनॉमी को तगड़ा झटका दिया है। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.7% पर सिमट गई है। पिछली तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। पिछले साल अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 7.9% रही थी। जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब आरबीआई की नोटबंदी को लेकर जारी रिपोर्ट पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी से इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। जी बिजनेस ने जीडीपी ग्रोथ के 6.5% रहने की उम्मीद जताई थी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जीडीपी पर नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ है। ये मेरे लिए कहना अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि डीस्टॉकिंग जो हुआ था उसका इस कारण था, जैसे ही कंपनी जीएसटी को अडॉप्ट कर लेती है और अपना बिलिंग प्रैक्टिसेस उसके साथ जोड़ लेती है, वाजिब है कि वो अपना प्रोडक्शन एंड स्टॉक पोजीशन जो उनका नॉर्मल इन्वेंट्री पोजीशन है उस पर लाएंगी। तो जो पहले का शॉर्टफॉल था वो बिल्डअप होएगा, वो जरूर है, बट वो कितने पीरियड में मेकअप होगा वो अभी कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। जब हम डेटा आएगा उसके बेसिस पे आपको बता पाएंगे।
और अरुण जेटली का भी कहना था कि जो जीएसटी के जो आंकड़े, जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो आगे के लिए एक बड़ी चुनौती है। जीएसटी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो भी जल्द रफ्तार पकड़ेगा। चलिए, ये थी बात जीडीपी की, लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे शो में। हमारे साथ आशीष केलकर जी जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइए कि आज एक्सपायरी का आखिरी दिन था। अब कल से सितंबर सीरीज की शुरुआत होगी। कल भी काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ऑटो सीरीज के नंबर्स भी आने वाले हैं, कंपनी की लिस्टिंग भी होनी है, एडीबी कैपिटल की लिस्टिंग भी होनी है। कल जब नई सीरीज की शुरुआत होगी तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी? आप जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग। अगर हम निफ्टी का जायजा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि निफ्टी के ऊपर आज जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है वो एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो मैं मानता हूं कि इंडेक्स के ऊपर थोड़ा कॉशियस व्यू लेना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 9950। अगर 9950 के ऊपर हम निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखते हैं और उसके ऊपर टिका हुआ देखते हैं तो बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, जो कि निफ्टी को वापस अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही 10,000 को टेक छूता हुआ नजर आएगा, या फिर कल के कल ही छूने की संभावना है अगर 9950 के ऊपर अगर हम टिकते हैं। और नीचे की तरफ का अगर हम लेवल देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 9870 का। 9870 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो सेलिंग प्रेशर जोर से बढ़ सकता है और निफ्टी हो सकता है 9820 को भी छू सकता है। तो मैं मानता हूं कि दो लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए, नीचे की तरफ 9870 और ऊपर की तरफ 9950। ओके, तो ये लेवल सुझाए हैं, यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन फटाफट से कुछ ट्रेडिंग पिक्स भी ले लेते हैं। हमें विकास सालुंके के पिक्स आए हैं निर्मल बैंक से। इन्होंने कुछ ट्रेडिंग पिक्स सुझाए हैं जहां पर अगले 10 से 15 दिनों के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। पहले जो इनका पिक है वो है HDFC लिमिटेड में। यहाँ पर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 1820 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए 1730 का। और जो दूसरा इनका पिक है, खरीदारी करने की राय आ रही है पावर ग्रिड में, यहाँ पर भी उनका बाय कॉल है 228 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 213 का। तो ये दो ट्रेडिंग पिक्स निर्मल बैंक की तरफ से। अब फटाफट से कुछ दर्शकों को भी शामिल कर लेते हैं और आपको भी सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक गुजरात से जुड़े हैं, अश्विन जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सर, पूछिए। हेलो जी, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास में NIIT है 200 शेयर 92 के प्राइस से। ओके। और फ्यूचर एंटरप्राइज है 300 शेयर 44.40 प्राइस से। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, आपकी इस पे राय चाहिए मैडम। जी, आपको आशीष से राय दिलवा देते हैं। ये अश्विन जी ने हमें कॉल किया है। आशीष, इनके पास NIIT के शेयर्स हैं, ये इन्होंने 92 के लेवल्स पर लिए हैं, हल्का मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। और दूसरा कॉल इनका फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर है, ये स्टॉक इन्होंने 44 के लेवल्स पर ले लिए, लॉन्ग टर्म निवेशक है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन दोनों ही शेयरों में? अगर हम सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा NIIT के ऊपर। NIIT का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि एक उम्दा चार्ट है। हालांकि कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा चलता है इस स्टॉक में, एक रेंज में घूमता रहता है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे इन्होंने लिया है, रिसेंटली खरीदारी की लगती है, होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं इनको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 90 रुपीज का लगाना चाहिए। अगर क्लोज 90 के नीचे आ गया तो ही इनको इस स्टॉक में से बाहर निकलना है। जैसे ही ये स्टॉक 96.5 के ऊपर निकलता है तो मैं मानता हूं कि इसमें क्षमता है कि ये स्टॉक करीबन 101-102 रुपए तक कुछ होने की क्षमता रखता है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए NIIT लिमिटेड को। दूसरा, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर एंटरप्राइजेस, आई बिलीव, एम आई राइट? यस, फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने 44 के लेवल्स पर लिए हैं। ओके, अगर हम फ्यूचर एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से मैं मानता हूं कि डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के शैडो इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे और बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ से करीबन और 8 से 9% की मूव इस स्टॉक में अगले 1-1.25 महीने में दिखाई दे सकती है। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में होल्ड करने की राय होगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन दोनों ही शेयरों में होल्ड करने की राय। अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, राकेश जी ने कॉल किया है। जी पूछिए राकेश जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए मैम। एक तो मेरा CDSL के ऊपर सवाल है। मेरा IPO में अलॉट हुआ था 100 शेयर का 149 की रेट पे। 149 की रेट पे, ओके। IPO किस समय आपको अलॉट हुआ था? जी जी। और एक देना बैंक के ऊपर भी है मैम,
36.8 पैसा के ऊपर 200 शेयर लिए हुए हैं, तो होल्ड करूं या मैम? अभी काफी डाउन चल रहा है, जा ही नहीं रहा। देना बैंक आपने लिया कब था? मैम ये जो PSU मर्जर की जो न्यूज आई थी ना 1-1.5 महीना पहले सडनली, उस टाइम में स्पाइक हुआ था 36। ओके, देना बैंक के साथ कुछ हैं खराब लोगों के इश्यूज हैं, लेकिन ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम राय दिलवा देते हैं। आशीष, इनके पास CDSL के शेयर्स हैं, वैसे तो IPO के समय इनको अलॉट हुआ था, 4 साल के पास ज़्यादा होंगे नहीं, बट क्या सजेस्ट करेंगे इस शेयर में? और दूसरा सवाल इनका देना बैंक पे है, इन्होंने 2-3 महीने पहले ले लिया था जब स्टॉक में तेजी आई थी 36 के लेवल के अराउंड। अभी आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? नुकसान हो रहा है। पहले CDSL के ऊपर बात करते हैं। CDSL का जो चार्ट फॉर्मेशन है उसमें ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना डेटा अवेलेबल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा उस डेटा की तरफ देखते हुए, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्राइस डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में निवेशकों को ये स्टॉक में होल्ड करके रखना चाहिए। इसके लिए अगर हम इसका बेस्ट फॉर्मेशन देखते हैं, अगर हमें होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना होगा। तो स्टॉप लॉस अगर मैं इनका देखता हूं, जैसे कि इनको बहुत ही अच्छी प्राइस पे इन्होंने जैसे एप्लीकेशन में मिला है इनको स्टॉक, तो मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 320 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। ये स्टॉक जिस दिन 354 के ऊपर निकलेगा, ये स्टॉक क्षमता रखता है वापस 360-380 को टेस्ट करने की, तो डेफिनेटली CDSL को लिए होल्ड है। देना बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, अच्छा होगा, क्योंकि एक डाउन फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है और नीचे जाने की संभावना ये स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से तुरंत निकल जाए, और अगर किसी स्टॉक में इनको निवेश ही करना है, बैंकिंग में ही करना है, तो सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा सुझाव इनके लिए मैं यहाँ पे दूंगा। ओके, तो देना बैंक से तो तुरंत एग्जिट करने की राय होगी। इसके अलावा आप सिटी यूनियन बैंक में निवेश कर सकते हैं, और CDSL में आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, होल्ड करिए, आगे आपको और भी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हैं, अशोक जी ने कॉल किया है हमें। पूछिए अशोक जी, कौन सा शेयर है आपके पास? अशोक जी अपना सवाल पूछिए, कौन सा, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मिंडा इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं आपके पास? ओके, पहले तो मुबारक हो आपको, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, काफी लंबे समय के से होल्ड भी किया हुआ है आपने। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? 405 के लेवल पर इन्होंने लिया था, 846 के लेवल से इस वक्त काफी शानदार मुनाफा इनको हो चुका है, तो अभी इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे? होल्ड करें और भी अच्छा मुनाफा इन्हें देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने होल्ड किया है, इसीलिए इनको इस तरह के रिटर्न्स मिल पा रहे हैं। और ये स्टॉक का फॉर्मेशन भी बहुत ही बढ़िया है, ये कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए और उसके साथ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यूअसली बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है, और अभी भी इसका फॉर्मेशन जो है वो उसी तरह से चलता जाएगा। चार्ट के ऊपर ये रुझान दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। इनको अगर देखना है तो वीकली चार्ट इनको रेफर करना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर इस वीक में इसने और एक पैटर्न को ब्रेकआउट भी दिया है, जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि इसका टारगेट जो है वो करीबन 980 रुपए का चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली होल्ड करो, बहुत ही अच्छा खासा उम्दा मोमेंटम अभी भी स्टॉक में आना बाकी है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पर मैं 770 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वीकली क्लोजिंग बेसिस के। ओके, तो ये राय आती हुई मिंडा इंडस्ट्रीज में आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, आगे और भी अच्छे रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हैं, हरविंदर सिंह जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सर, पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे पास ना IDFC बैंक के 600 शेयर हैं एट 60 रुपीज में। ओके, ये हाल ही में लिया था क्या आपने? यस मैम, अभी जस्ट थोड़ी देर टाइम पहले लिया था, उसके बाद अभी डाउन चल रहा है। तो मैम मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्स 2 से 3 साल के लिए है, तो ये मैं जानना चाह रहा था, इसको मेरे को होल्ड करना चाहिए या फिर मेरे को एग्जिट होना चाहिए इससे? ओके आशीष, एक और बैंकिंग काउंटर पर सवाल आया है। IDFC बैंक इन्होंने हाल ही में लिया है, जब काफी वॉलेटाइल भी रहा है, पिछले 5 दिनों में काफी उतार चढ़ाव स्टॉक में देखने को मिली है, और इनकी भी हाल ही की खरीद है। लेकिन अगले 2 से 3 साल के लिए आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं IDFC बैंक के? अगर अगला 2-3 साल का मुझे जायजा लेना है तो डेफिनेटली मुझे करीबन पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करना होगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बनाता हुआ चल रहा है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 36 लेवल पे है, तो मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पे 36 का स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करके रखना चाहिए अगर 2 साल के लिए रखना है तो
तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से निकल जाना अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है और उतने उम्दा चार्ट नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो यहाँ से निकल जाए, और अगर बैंकिंग में ही निवेश करना है तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा स्टॉक है, या फिर येस बैंक बहुत अच्छी करेक्शन में है, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इसमें और आगे जाने की संभावना है। तो इस स्टॉक में से निकल के या तो येस बैंक में या तो फिर सिटी यूनियन बैंक में निवेश कर सकते हैं अगले 2-3 साल के। ओके, तो अगले 2-3 साल में अगर आपको निवेश करना है तो ये दो स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, येस बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक। IDFC बैंक से फिलहाल एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, संजीवनी जी ने कॉल किया हमें। जी पूछिए, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, और आपका जी अंदाज अभी नया रूप में जो शुरू हुआ ना, वो भी बहुत हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी जिसमें जो रहते हैं ना बड़े लोग, उनका जो एडवाइस सुनाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको आगे भी जो भी हम करते हुए करेंगे वो भी आपको पसंद आए। हाँ, और मैडम मैं आशीष सर को और किरण सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। सर तुमचं पण अभिनंदन, तुम्ही छान चालू केले हे उपक्रम आमच्या सर्वसामान्य लोकांसाठी पण चार्ट वगैरे ह्या गोष्टी, त्यासाठी तुमचं पण अभिनंदन। आशीष, उम्मीद है आपको समझ में, क्योंकि ये तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती, इन्होंने मराठी में। और मैडम मेरा सवाल है सास्किन पे। जी पूछिए। मैंने 511 में 2000 शेयर लिए हैं। अच्छा। और ये जैन इरिगेशन लिया है 110 पे 3000 शेयर, तो ये दोनों पे मेरी क्वेरी थी। संजीवनी जी, दूसरा शेयर आप रिपीट करेंगी? एक तो सास्किन है आपके पास और दूसरा कौन सा स्टॉक है? जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन के शेयर्स, ओके। हाँ। और ये किस लेवल? 110 पे जैन इरिगेशन है और 511 पे सास्किन है। ओके। आशीष, काफी बड़ी फैन लग रही है आपकी। आपसे क्या कहा ये तो हमें समझ में आया नहीं लेकिन दो शेयर पर ही आपकी राय जानना चाह रही है। एक तो सास्किन कम्युनिकेशन, इनकी जो खरीद है ये 511 लेवल पर है, नुकसान हो गया इनको, लेकिन और दूसरा शेयर इनके पास जैन इरिगेशन का है। इन दोनों ही शेयरों पर राय जानना चाह रही है आपकी। ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैन इरिगेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम बनाना इस स्टॉक ने रिसेंटली चालू किया है, करीबन फ्रॉम द मंथ ऑफ से मार्च 2017 से। तो एक अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इनको मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, जो कि होगा करीबन 89.5 या 90 रुपीज का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। जैसे ये स्टॉक 103 के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में क्षमता है 113 तक पहला टारगेट अचीव करने का। जैसे 113 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा, मैं मानता हूं कि 150 का लक्ष्य इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह होगी फॉर जैन इरिगेशन। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने कहा वो है सास्किन। सास्किन में अभी फिलहाल हायर टॉप हायर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश मोमेंटम चालू रहेगा। होल्ड करके रखने की सलाह होगी मेरी। वीकली चार्ट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 418 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर लगाना चाहिए। ओके, सास्किन कम्युनिकेशन और जैन इरिगेशन दोनों में ही होल्ड करने की लाए, लेकिन सास्किन कम्युनिकेशन को 4 से 18 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए, और जैन इरिगेशन में भी आपको अच्छे लेवल्स 150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आती हुई आशीष की तरफ से। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पुणे से हमें संतोष जी ने कॉल किया है। नमस्कार, पूछिए कहाँ निवेशित हैं आप? संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते मैडम, आवाज आ रही है मुझे। नमस्ते, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने एडवाइस लिया है मैडम 178 पे 110 शेयर है मेरे पास। चलिए, मुबारक हो आपको, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। हाँ ओके, तो अभी बने रहना चाह रहे हैं आप इस शेयर में? मैं इसी के लिए फोन किया मैडम, इसी बने रहना है या कैसे इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, इसके लिए मैंने फोन किया है। बिल्कुल, राय दिलवा देते हैं। आशीष, एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने ले लिया है, काफी शानदार मुनाफा इनको हो रहा है। अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, बने रहें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? मैं मानता हूं कि यहाँ पे उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन पूरा के पूरा शेयर्स बेचना नहीं चाहिए। इनको अराउंड 30-40% जो शेयर्स हैं इनके पास, ये इनको बेच के बाकी के स्टॉक्स होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक 262 के ऊपर निकलेगा और खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा। 262 का एक ऐसा लेवल है जिसको ब्रेकआउट मिलते ही ये स्टॉक करीबन 300 छूने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे एक 40% शेयर्स बेच दे, 60% स्टॉक होल्ड करें और 262 के ऊपर और ये स्टॉक खरीदने की चांसेस है। ओके, तो ये राय आती हुई आशीष की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ कोल्हापुर से जुड़े हैं, अजीत ने कॉल किया हमें। जी नमस्कार अजीत। नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए। हाँ मैडम, मैंने टाटा मोटर की है 390 को। ओके, तो अभी उसका क्या करना है? और मैंने जीनस पावर आज ही लिए है। जीनस पावर के शेयर्स भी हैं आपके पास? अच्छा, हाँ 100 शेयर से अभी लिए थे 300 रुपीज को।
तो उसके बारे में भी जानकारी है। ये जीनस पावर आपने किस लेवल पर लिया है? 51 रुपीज आज ही लिए हैं। और टाटा मोटर्स आपने ये भी टाटा मोटर्स आपने कब लिए थे? अभी 10 दिन हो गए। ओके, तो दोनों ही हाल ही की खरीद है आपकी। चलिए राय दिलवा देते हैं। टाटा मोटर्स और जीनस पावर, आशीष इन दोनों शेयरों में खरीद है। जीनस पावर इन्होंने शायद आज या कल में ही लिया है और टाटा पावर भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। कल टाटा मोटर, माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स कल ऑटो सेल्स की बिक्री के नंबर्स भी आ रहे हैं। उसके पहले टाटा मोटर्स के चार्ट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं आशीष? अगर टाटा मोटर्स का चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूँ फरवरी 2017 से ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्लियर डाउन ट्रेंड है। एक अभी अगर पिछला 10 या 15 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन डरने की बात यह है स्टॉक में कि कंसोलिडेशन के पहले एक स्ट्रेट फॉल हमने देखा है। जैसे ही ये स्टॉक 369 के नीचे निकलेगा, मैं मानता हूं कि वो डाउन फ्लैग फॉर्मेशन होगा और उस केस में इस स्टॉक का जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर है वो होगा करीबन 335 का। तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक 369 के नीचे फिसलता है। तो अगर इनको रिस्क लेना है तो 369 का स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक 388 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें एक पुल बैक रैली आती हुई दिखेगी, जो स्टॉक को हो सकता है करीबन 406 405 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो ये दो लेवल ध्यान में रखें। 369 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए टाटा मोटर्स में। दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा कहा था? जीनस पावर इन्होंने लिया था और ये शेयर इन्होंने 51 के लेवल्स पे ले लिए हैं 100 शेयर्स। राइट। जीनस पावर मैं मानता हूँ होल्ड करके रखने जैसा स्टॉक है, क्योंकि रिसेंटली इसने एक अप ट्रेंड बनाना चालू किया है। शैडो इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं और शैडो इंडिकेटर्स के साथ वॉल्यूम को अगर हम मैच करते हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 48.5 का लगाए। जैसे ही ये स्टॉक 52.2 का स्तर तोड़ के ऊपर निकलता है, ये स्टॉक डेफिनेटली 56 58 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो दोनों ही शेयरों के लिए स्टॉप लॉस आपको सुझाए गए हैं। जीनस पावर के लिए 48.5 और टाटा मोटर्स के लिए 369, ये दोनों स्टॉप लॉस आपको सुझाए हुए हैं। ये मेंटेन करके रखिए। और टाटा मोटर्स अगर 388 के ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली से हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर आपके पास? मैडम मेरे पास इन्फोसिस है, 100 शेयर है, 1078 पे लिए हैं। ओके, ये काफी पहले की खरीद जी। एक शेयर और है उसका भी पता करना था मैम। पूछिए। SBI का है 279 पे ले रखे हैं, 800 शेयर है। इसको लास्ट में 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, ये 320 तक जाता है, उसके बाद फिर वापस आ जाता है। ठीक है, राय दिलवा देते हैं आपको। इन्फोसिस और दोनों ही लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी आपकी। चलिए अच्छी बात है। SBI इन्होंने 279 के लेवल पर लिया था आशीष, और लगभग अब इन्हीं की खरीद के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इन्फोसिस का भी शेयर है, इनका जो खरीदारी है वो 1078 के लेवल्स पे है और काफ़ी नुकसान इनको यहाँ पे हो चुका है। वैसे तो दोनों ही स्टॉक बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बट अभी क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले SBI के बारे में बात करता हूँ। SBI उम्दा स्टॉक है, होल्ड करके रखना चाहिए। इनका नजरिया भी थोड़ा लंबी अवधि का है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। 315 320 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो वहां जाने के बाद इसको बेचना नहीं चाहिए, वहां पे कॉशियस व्यू लेना चाहिए। क्योंकि जब हम इस लेवल ऐसे लेवल को पहुंचते हैं और हम बेच के निकल जाते हैं और अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया तो स्टॉक दुगना होने की भी संभावना होती है। तो ऐसे केस में आपको होल्ड करके रखना चाहिए। स्ट्रांग जो सपोर्ट है उसके नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 267 का वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए SBI में और होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा अगर हम स्टॉक इनके आप देखते हैं, इन्फोसिस सबको पता है कि जिस तरह से फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर या प्राइस में जिस तरह से उछाल आता हुआ या जिस तरह से वोलाटिलिटी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है चार्ट के हिसाब से। लेकिन एक पॉजिटिव चीज चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रही है वो है कि एक 3 बॉटम्स बने हैं जिसको तोड़ने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। उसके नीचे टिके रहना की बहुत कम है और वो लेवल है करीबन 890 का। तो 890 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है होल्ड करें, जैसे 890 के नीचे आएगा स्टॉक बेच के निकल जाना जरूरी होगा। ओके, तो SBI में ये राय आती हुई आप बने रहिए स्टॉक में, आगे अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस 890 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर आप नज़र रखिए और जैसे ही उसके नीचे आता है एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से। अगले दर्शक हमारे साथ, चलिए हम इतने ही सवाल फिलहाल ले पाएंगे फिलहाल, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर हमें कह रहे हैं कि अभी वाइंड अप करने का समय आ गया है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मार्केट राउंड अप में बस इतना ही।